Welcome to dear NEET aspirants and audience. Today's lecture is Physical World Philosophy Second, which are connected to previous lecture. In today's lecture, we talk about physical hypothesis, axiom, model, physics and technology related to society, major contribution by scientists, fundamental forces, nature of forces, technology related to science and technology based on scientific principle, type of forces, that is gravitational, electromagnetic, nuclear force and weak force, and also talk about nature of physical law. In this reference, in this connection, we first of all talk about physical hypothesis. फिजिकल हाइपोथेसिस के बारे में हम लोग बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एक विचारणीय प्रश्न है कि क्या फिजिक्स के या मैथमेटिक्स के जितने भी लॉज हैं, जितने भी जंक्शन है, जितने भी पॉस्टुलेट है, क्या उसको पूरी तरह मैथमेटिकली डिराइव किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं. जैसे आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में विचार करें तो टू पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. कोई भी यूनिवर्स की दो बॉडीज़ हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. तो क्या इस लॉज को गणितीय निगमन के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं. ये बहुत सारे अनुभव के आधार पर, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के आधार पर, प्लैनेट के मोशन के आधार पर, या हमारे इस नेचर में टू बॉडीज़ के बीच, जैसे हमारा कोई पार्टिकल है, अर्थ के सरफेस से कुछ ऊंचाई पर ले जाया जाए तो उसको छोड़ दिया जाए तो पृथ्वी उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है. तो ऐसे ढेर सारे एजम्पशन हैं, ढेर सारे ऑब्जर्वेशन हैं जिनके द्वारा हम इसको महसूस करते हैं कि फिजिक्स का यह यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ इस फार्मूले पर, इस परिभाषा पर आधारित है. इसी प्रकार से बोहर का एटॉमिक मॉडल है, हाइड्रोजन एटम का जो बोहर मॉडल है, उसमें एक सामान्य चिंतन से हम यह देखें कि क्या हम बोहर का एजम्पशन जो है हाइड्रोजन एटम को लेके था, तो क्या हम उसके न्यूक्लियस को देख पा रहे हैं? एटम में इलेक्ट्रॉन के मोशन को क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं. लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन निकल के आते हैं, कुछ ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा निकल के आता है कि जिसके आधार पर हम एज्यूम करते हैं कि बोहर का एटॉमिक मॉडल सही था. इसी प्रकार से आइंस्टीन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि दो पोस्टुलेट पर आधारित है कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है और कोई भी फिजिकल फार्मूला किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो वैलिड होता है. तो ये जो एजम्पशन है, जो पोस्टुलेट है, ये डिराइव नहीं किया जा सकता, लेकिन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से, डिफरेंट तरीक़ों से हम ये पाते हैं कि ये दोनों जो उनके पोस्टुलेट हैं वो अपनी जगह सही है. इसी प्रकार से
मैथमेटिक्स में यूक्लिड का स्टेटमेंट है कि दो पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते। ये यूक्लिड का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। लेकिन इसको साधारण तौर पर भी हम अगर प्रैक्टिकली हम इसको देखें तो क्या वाकई में दो पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे से मिल सकते हैं? कभी नहीं। ये हमारा अपना व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन भी है, ये सिंपल ऑब्जर्वेशन भी है कि दो पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते। लेकिन क्या इस बात को हम मैथमेटिकली डेरिवेशन के माध्यम से प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे बहुत सारे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में एजम्पशन है, हाइपोथेसिस है, पोस्टुलेट है, जिनको हम ऑब्जर्वेशन के माध्यम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यह आपका हाइपोथेसिस, ये पोस्टुलेट आपका सही है अथवा नहीं। लेकिन इसको मैथमेटिकली पूरी तरह डिराइव नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत सारे एजम्पशन आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स और बहुत सारे विषयों में ऐसे एजम्पशन मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हम फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का सोसाइटी से रिलेशन। हम फिजिक्स में बात करें थर्मोडायनेमिक्स, जो कि फिजिक्स में आता है, और ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपका हीट इंजन से। हीट इंजन जिसके माध्यम से हम बड़े बड़े कारखाने चला रहे हैं, आपके मोटर हैं, हमारे दैनिक जीवन की अपनी ज़रूरतों की बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो हीट इंजन की फिनोमेना पर हैं। हीट इंजन एक्चुअली आपके थर्मोडायनेमिक्स की फिनोमेना पर काम करते हैं और थर्मोडायनेमिक्स आपका फिजिक्स है। तो इस तरीके से देखें कि ये सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू में आपका फिजिक्स और टेक्नोलॉजी डायरेक्टली रिलेटेड टू सोसाइटी। तो यहाँ आपको क्या दिखाई पड़ता है? यहाँ आपको दिखाई पड़ता है कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी कैसे इस सोसाइटी से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं या उनका कितना बड़ा योगदान है हमारे अपने दैनिक जीवन में। इसमें एक और बात जोड़ी जाए कि 1933 तक ये माना जाता था कि एटम से एनर्जी कन्वर्ट नहीं की जा सकती। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो 1933 में उन्होंने इस संभावना को खारिज कर दिया था कि एटम्स के माध्यम से एनर्जी को ट्रैप नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद 1933 से केवल 5 ईयर्स लेटर यानी 1938 में हैन और मैटनर ने न्यूट्रॉन इंड्यूस फ्यूजन
ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम से न्यूट्रॉन की बमबारी के थ्रू, यूरेनियम पर न्यूट्रॉन के बमबारी के थ्रू उन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया। ये परमाणु बम जिस प्रकार से कह लिया जाए कि विनाशक है, लेकिन यह दूसरे दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आपके न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जहाँ की बहुत सारी ऊष्मा जनरेट होती है, उसके माध्यम से बहुत बड़े बड़े टरबाइन चलाए जाते हैं जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि इससे न्यूक्लियर वेपन्स भी डेवलप हुए हैं, लेकिन फिलहाल हम उसकी उपयोगिता की तरफ देखें तो किस तरीके से एक एटम के माध्यम से कैसे हमारी एनर्जी जनरेट होती है और एनर्जी के थ्रू आप अपने दैनिक जीवन में कितना उपयोग पाते हैं उसको, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन से दिखाई देता है। इसके अलावा हम एनर्जी के क्षेत्र में अगर देखें तो जो फॉसिल्स फ्यूल है, फॉसिल्स फ्यूल का मतलब कि आप जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे जो बहुत सारी चीज़ें हैं, गैस है, तो ये फॉसिल्स फ्यूल कही जाती हैं। यानी बहुत बहुत साल पहले, हज़ारों हजार साल, लाखों साल पहले, जब कभी इस पृथ्वी पर कुछ कारणों से बहुत सारे जीव, जंतु, पौधे किसी प्रकार से दब गए और वो धरातल में काफ़ी नीचे चले गए और डिस्पोजल के थ्रू या कह लिया जाए अपघटन के थ्रू वो जो ये डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोकार्बन गैसेस जो बन रही हैं, ये सारे फॉसिल फ्यूल कहे जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये समय के साथ हम इसका शोधन करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ये समय के साथ कह लिया जाए कि कम हो रही हैं या ख़त्म होने की तरफ है। तो इनका क्या सब्स्टिट्यूट है? ये फॉसिल्स फ्यूल हमारे दैनिक जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, तो इनका क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है? यहाँ भी देखें तो फिजिक्स, टेक्नोलॉजी किस तरीके से हमारी सोसाइटी में सहयोग कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखिए कि फॉसिल्स फ्यूल का सब्स्टिट्यूशन है कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का मतलब ये है कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सन रेज यानी सूर्य की किरणों को हम एक डिवाइस के माध्यम से, एक कंपोनेंट के माध्यम से कैसे हम सूर्य की इस किरणों को कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर कैसे हम फिर से उसको उसी रूप में ले आ रहे हैं जैसे फॉसिल्स फ्यूल बड़े बड़े इंजन को चला रही है, या फॉसिल्स फ्यूल के माध्यम से हाइड्रोकार्बन और गैसों के माध्यम से हम अपने दैनिक जीवन में खाना बनाने में या किसी अन्य कामों में हम उसका उपयोग कर रहे हैं। तो वहाँ ये सब्स्टिट्यूट आपका साइंस या फिजिक्स या कह लिया जाए कि टेक्नोलॉजी की देन है कि हम सूर्य की किरणों के कन्वर्जन से हम इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरीके से फिर से एक बार ये दिखाई देता है कि फिजिक्स या टेक्नोलॉजी किस तरीके से हमारी सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करना चाहेंगे कुछ अपने
साइंटिस्ट साइंटिस्टों के बारे में जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन किस किस एरिया में रहा है, हम कुछ उनके बारे में भी बात कर लें। जैसे मेजर कंट्रीब्यूशन के क्षेत्र में अगर बात करें तो एक साइंटिस्ट हैं आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, आप लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जो जान रहे होंगे। तो आर्किमिडीज का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो बायोन्सी के केस में, बायोन्सी BUOY बायोन्सी। बायोन्सी का मतलब होता है उत्प्लावन, उत्प्लावन। उत्प्लावन का मतलब है कि कोई वस्तु किसी लिक्विड में डुबाई जाती है तो लिक्विड भी उसको उतने ही फोर्स से ऊपर उठाने का प्रयास करता है। तो ये आर्किमिडीज कहाँ के साइंटिस्ट थे? ये आपके यूनान के साइंटिस्ट थे, ग्रीस के। जी, ग्रीस के। इसके अलावा बात करें हम एक दूसरे साइंटिस्ट की जिनका अपना फिजिक्स में क्या योगदान रहा है, गैलीलियो। इनका क्या योगदान रहा है? इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया। इनका एक और योगदान ये रहा कि जो हम सिंपल गैलीलियो इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, गैलीलियो इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन आप पढ़ते हैं V=U+AT, या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन S=UT+12AT² एंड V²U²+2AS, जहाँ वेल नोन है V आपकी फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन, T टाइम, S आपका डिस्टेंस है, रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर ये इसी तरीके से ये सारे ये स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है ये भी इन्हीं की देन है। इसके अलावा आप इज़ाक न्यूटन्स का नाम आपने सुना होगा। मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा जो इनसे परिचित हो। इज़ाक न्यूटन्स, इनकी बहुत बड़ी देन है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन्होंने लॉ ऑफ मोशन दिया, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन से आप लोग परिचित होंगे। इनके 3 लॉज थे कि कोई वस्तु स्थिर स्थिति में है तो स्थिर ही रहती है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, और दूसरा लॉज है कि एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाई किया गया फोर्स उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटा के प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरा लॉज है इनका कि हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। ये इज़ाक न्यूटन की हाइपोथेसिस थी। इसके अलावा हम अगर आगे बात करें तो
माइकल फैराडे। माइकल फैराडे की क्या देन है। माइकल फैराडे ने बताया कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड में कोई क्लोज लूप, अगर आपका क्लोज लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड उसमें अगर आपका बैरी कर रहा है, तो इसमें आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ डेवलप हो जाता है। तो ये माइकल फैराडे की देन है। इसके अलावा हम बात करें जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की बात करें तो इनका क्या योगदान है। इनका बहुत बड़ा योगदान है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। इन्होंने फैराडे के, एम्पियर के और आपके गॉस के और कई सारे साइंटिस्टों के हाँ रखते हैं। हम्म? चला जाए। इन सभी के योगदान को समराइज कर मैक्सवेल ने अपने 4 इक्वेशन दिए, जिनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र में बहुत बड़ा उपयोग है। इन्होंने बताया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। इसके अलावा हम एक साइंटिस्ट हैं रोएंटजन। रोएंटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया। कोई भी ऐसे अछूता नहीं है या अपरिचित नहीं है कि एक्सरे की क्या उपयोगिता आज के समय में है। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट, आपके आइंस्टीन जो कि कितने महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कितना बड़ा उपयोग आज के समय में है ये हम समझ सकते हैं। इसके अलावा रदरफोर्ड, जिन्होंने एटम का मॉडल दिया, न्यूक्लियर की खोज की कि कैसे आपके एटम के अंदर कोई न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव चार्ज का होता है, जिसके कारण अल्फा रेज जो है डिफ्लेक्ट हो जाती है। हमारे भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन साहब ने बताया कि मॉलिक्यूल से कैसे लाइट स्कैटर्ड हो जाती है। स्कैटर्ड का मतलब कि उससे कोलाइड करके मुड़ जाना, अलग चले जाना। इनके इस खोज के माध्यम से बहुत एक कह लिया जाए कि टफ फिनोमिना भी बहुत आसानी से समझी जा सकती है। ये शायद आपके सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस थी कि कैसे कोई भी पार्टिकल जो मोशन में है, कैसे वो वेव नेचर प्रेडिक्ट करता है। अगर वेव नेचर प्रेडिक्ट करता है तो वेव की कैरेक्टरिस्टिक यानी उसका एम्पलीट्यूड, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी एनर्जी क्या होगी, ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के माध्यम से हम देख सकते हैं। हमारे और भी वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक रहे हैं, साहा जी, जिन्होंने थर्मल आयनाइजेशन के बारे में बताया। एस.एन. बोस ने क्वांटम स्टैटिक्स यानी स्टैटिक्स के क्षेत्र में इनका अपना एक बड़ा योगदान है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जिनके बारे में
बातचीत की जाए तो बहुत लंबी हो सकती है। मैंने उन लोगों का नाम लिया है जिनके अपने मेजर कंट्रीब्यूशन रहे हैं, जो काफ़ी फेवलिटी में हैं। ऐसे बहुत सारे डिस्कवरी रहे हैं, कंट्रीब्यूशन रहे हैं, जिनके माध्यम से, जिनके सहयोग से हमारे आपके दैनिक जीवन की चीज़ें डेवलप हो सकी हैं। हम सीधे तौर पर उनके बारे में तो नहीं जान रहे हैं कि उनके कौन से डिस्कवरी रही है जिसके कारण हमारे आपके सामने हमारे अपने दैनिक जीवन की चीज़ें आ रही हैं, लेकिन हम उन चीज़ों के उपयोग के माध्यम से, उनके उस कंट्रीब्यूशन के माध्यम से हम अपनी आवश्यकता की चीज़ें देख पा रहे हैं। अब बच्चों हम बात करें फंडामेंटल फोर्स के या फोर्स के नेचर के बारे में, तो जो वेल नोन फोर्स अब तक हैं, नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स की बात करें तो अब तक जो हमारे फोर्स हैं, या कह लिया जाए कि जिनको हम डिवाइड करते हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है। दूसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तीसरा हम स्ट्रॉन्ग फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा फोर्स एक वीक इंट्रैक्शन, वीक इंट्रैक्शन के नाम से हम जानते हैं। आप तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मुझे लगता है कि सभी लोग फेमिलियर होंगे कि कोई भी टू बॉडीज ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सभी लोग परिचित होंगे, और कि कैसे टू बॉडीज़ के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो न्यूटन्स का लॉ है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैसे दो पार्टिकल के बीच, दो चार्ज पार्टिकल के बीच, दो चार्ज पार्टिकल के बीच कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। इसी तरीके से आपका इस पे आपका कूलॉम्स लॉ दिया गया है। इसके अलावा दो मैग्नेट कैसे एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, कैसे एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं या एक दूसरे को रिपल करते हैं, ये भी आपका इसमें आता है। इसके अलावा आप न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी आप ये देखिए कि अगर साधारण तौर पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो न्यूक्लियस में आपका क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है। तो कूलॉम्स लॉ के अनुसार तो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल करता है, फिर न्यूक्लियस कैसे स्टेबल है। तो यहाँ इनके बीच एक इंटरेक्शन की फिनोमेना दी गई है कि ये कूलॉम्स लॉ आपका चार्ज के लिए तो एडाप्टेबल है, लेकिन न्यूक्लियस के केस में ये आपका लागू नहीं होता। तो वहाँ क्या होता है कि प्रोटॉन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और ये इंटरेक्शन आपका एक अलग फिनोमेना पर आधारित होती है, जिसके कारण आपका प्रोटॉन एक दूसरे से बंधा होता है, एक दूसरे से बंधा होता है। हमें नहीं कह सकते अट्रैक्ट होता है, बल्कि बंधा होता है। तो ये आपकी न्यूक्लियर जो फिनोमेना है, ये आपके केवल न्यूक्लियस के अंदर होती है। और ये जो इनके बीच फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, नॉट अट्रैक्शन, इंट्रैक्शन, इनके बीच जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है ये काफ़ी स्ट्रांग होता है इन कंपेरिजन टू आपका ग्रेविटेशनल, इन कंपेरिजन टू ग्रेविटेशनल एंड इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ऐसे ही आपका वीक इंट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर वीक इंट्रैक्शन के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर
शायद बोला जाए तो उतना समझ में नहीं आया आपको, लेकिन ये इस तरीके से इसको देखा जाए कि कैसे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में चेंज होता है, और फिर उसमें एक चार्ज और अनचार्ज पार्टिकल किस तरीके से इंड्यूस होता है, इसके माध्यम से ये आपका कहाँ से होता है, ये आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे से कन्वर्जन, एक दूसरे से ये जो कन्वर्जन होता है, इस कन्वर्जन के माध्यम से इनके बीच इनके बीच एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो ये आपका ये वीक इंटरेक्शन की श्रेणी में जाता है, ये आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इस तरीके से आपका ये नेचर ऑफ फोर्स में आपके चार फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक इंटरेक्शन। ओके।